अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आसिफ अली जरदारी ने दूसरी मरतबा मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत का हलफ उठा लिया है। साथ ही आरिफ अलवी के 5 साला दौरे सदारत का अख्ताम भी हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के लिए मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुजव्वज़ा नाम जो है वो भी सामने आए हैं और ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर इस कैबिनेट में 12 से 14 वज़रा को शामिल करने का फ़ैसला हुआ है। मुजव्वज़ा नामों में इसहाक डार साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब हैं और शमशाद अख्तर शामिल हैं। एक तरफ नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें ऐवान में हुकूमत साजी में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सड़कों पर एहतजाज कर रही है। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया गया, जहाँ पुलिस ने सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा समेत अहम रहनुमाओं और मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार किया है। इलेक्शन हो गए हैं, मुबैना धांधली के शोर में हुकूमत साजी का अमल भी जारी है, लेकिन अब भी कई सवाल जवाब तलब हैं। क्या मुल्क की जो ख़राब माशी सूरत हाल है वो ठीक हो जाएगी? आवाम को महंगाई से निजात मिल जाएगी? अफ़गानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? मुल्क में तफरीक है, ये ख़त्म हो जाएगी, और होगी तो कैसे ख़त्म होगी? तहरीक इंसाफ और उसके कायद पर बनाए गए केसेस का अंजाम क्या होगा? इन सवालों का जवाब ऑब्वियसली आने वाली हुकूमत को देना होगा, क्योंकि वही जिम्मेदार हैं अगले 5 साल मुल्क को चलाने के लिए। कई तज्ज़ियाकार, सीनियर सियासतदान अभी से हुकूमती गाड़ी का सफ़र अगले 2 साल से आगे जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। PDM की 16 महीने की कारकर्दगी के बाद नई इत्तेहादी हुकूमत क्या जो माजी के दाग लगे हैं वो धो पाएगी? तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं फैसल वाडा साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो फैसल साहब ये फरमाइए, वज़ीर आज़म भी आ गए, सदर साहब भी आ गए, कल कैबिनेट भी बन जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो मफादात की दोस्ती है ये कब तक चलेगी? बहुत शुक्रिया करण साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये बंदर बाड़ का तमाशा हमने देख लिया, सब अपनी अपनी जगह आ चुके हैं, और मौला जट का सूबा भी आपके सामने आ चुका है, बुज़दार 2 स्टार प्लस का सूबा भी आपके सामने आ चुका है, पेरिस का सूबा भी आ चुका है, वफाक में आइंस्टाइन साहब भी आ चुके हैं, और वफाक में बादशाह जरदारी साहब भी प्रेसिडेंसी में आ चुके हैं। गवर्नर, मिनिस्टर्स, ट्रम्प सारे जो है रेल की पटरी पर चढ़ चुके हैं। आपका पहला टेस्ट केस जो मैं आपको साल पहले 8 महीने पहले बताता हूँ, फिर आप लोग नाराज होते हैं कि मैं पॉपुलर बात कर, माफ़ी चाहता हूँ। पहला टेस्ट केस है आपका जी, पहले रमज़ान को मैं ट्वीट करूँगा। जो कीमतें आज है एक आम गरीब आदमी की, वो 15वें रमज़ान में डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो जब वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी तो कौम को और आइन और कानून और जमहूरियत के ठेकेदारों को, चौकीदारों को, सिपाहियों को मुबारक हो कि वो एक मज़ा देने जा रहे हैं फिर से जमहूरियत। आप डरा रहे हैं? ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ, जब वो डबल हो जाएगी 15 दिन में, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आइंस्टाइन की जो हुकूमत है, बुज़दार 2 की जो हुकूमत है, मौला जट की जो हुकूमत है और पेरिस की जो हुकूमत है, इन सब हुकूमतों का अगला टेन्योर कितने टाइम का है और इन्होंने पाकिस्तानी कौम को क्या देना है, इसका मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगले 15 दिन में, परसों से इंशाल्लाह आपके रमजान शुरू हो जाएंगे, और उसके 2 हफ्ते बाद हम इंशाल्लाह इसी शो पे बैठे होंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसी शो पे मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की सारी कीमतें बुगवा लें आप। नाम गरीब आदमी की, गरीब आदमी तो अब दाई नहीं दे पाकिस्तान के अंदर, चले अब बात कर लेते हो गरीब आदमी की। और गरीब आदमी को सिर्फ जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो डबल से भी ज्यादा होगी, तो कौम खुद डिसाइड कर लेगी। एक दूसरी चीज है कि जमहूरियत आते साथ जमहूरी चैंपियंस की वजह से अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये आप कह रहे हैं कि कीमतें बढ़ जाएंगी, ये क्यों बढ़ेंगी 15 दिन के बाद? ना है लेने कब में, नालायक है, इनकॉम्पिटेंट है, घटिया, एक्सपायर्ड, थर्ड क्लास, बदबूदार निजाम के बदबूदार चलाने वाले लोग हैं। इस वक्त जिन्होंने फेलियर किया है उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 16 महीने में इन्होंने क्या किया था, 35 साल में इन्होंने क्या किया था, या 2018 PTI ने क्या किया था। चले आप इसको छोड़ दें। अब आप ले आए हैं जाके जी एक फेल्ड मुंशी जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का भट्टा बिठा दिया, $350 छोड़ के गए, उनको अब आप किस मेरिट के तहत फॉरेन मिनिस्टर बना रहे? चले जी आप फॉरेन मिनिस्टर ही बना दें। फैसल साहब, लेकिन जो मुल्क का दर्द रखने वाले लोग हैं, जो मुल्क का दर्द समझने वाले समझे जाते हैं, वो तो तायद कर रहे हैं इस सेटअप की, इस निजाम की। देखिए, अगर आप मुझे ये कह रही है कि मैं आंख से अंधा हो जाऊं, कान से बहरा हो जाऊं, मुंह से गूंगा हो जाऊं और सबको टेप बना के आप मुझे यहाँ बिठा दे और के पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, मैं सहारा दिलाऊंगा तकलीफ से कि मेरी सब चीजें बंद की कि जी हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन कोई भी आंख से अंधा नहीं है, कान से बहरा नहीं है, मुंह से गूंगा नहीं है, वो देख सकता है कि इस मुल्क का क्या तमाशा लगने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप
के पास कोई जमहूरी सेटअप के अंदर यही सादिक अमीन तरीके से लोग आए थे, सादिक अमीन लोग, और फिर सादिक अमीन के सर्टिफिकेट लेके इनको ले भी आया जाता है, इनको भेज भी दिया जाता है, क्वालिफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। DIIS का मसला है ना। अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि जी मेरी कोई कोशिश है, मैं पॉजिटिविटी दिखाऊँ जी, बड़ा अच्छा इकदाम हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया, जमहूरियत पटरी पर चढ़ गई। लेकिन भाई वो जनाजा जब जमहूरियत का लेकर 16 महीने चला था, और अभी देख रहा हूँ 11 दिन में जो 10 दिन में हुआ इस मुल्क का हाल, कि जी आप स्टार प्लस के सूबे के अंदर जो है वो बच्चा कह रहा है कि मैंने आंटी ग्रामर पढ़ रहा हूँ मैं, नहीं वो ज्योग्राफी पढ़ी, वो कह रहे हैं आदमी है, वो कह रही है औरत है। अगर इस हाथ तक IQ लेवल इंसान का है और उसको आपने 12 करोड़ आदमी को संभालने के लिए दे दिया, तो फिर मैं उसका क्या कहूँ? मुझे कसूर थोड़ी है इसके अंदर। एक आप कह रही है कि मैं आदमी हूँ, आपका नाम फैसल है, वो कह रहे हैं नहीं ये गफूर है और ये औरत है। मैं कह रहा हूँ आप किरण साहिबा जी, आप अमजद साहब है। तो अब मुझे आपने कहा कि आप सुबह चला ले 12 करोड़ होगी, किस्मत का मैं फैसला कर लूँ, तो क्या किस्मत का फैसला करूंगा भाई? कि तहरीके इंसाफ की किस्मत का क्या फैसला देख रहे हैं आप? 9 मई के मुल्जिमान को अब सजाओं से तहरीके इंसाफ पर फर्क पड़ेगा? देखिए जी, मैं बड़ा क्लियर हूं कि तुर्क अब अकाउंटेबिलिटी होगी 9 मई के ऊपर, और उसके लिए आर्टिकल चेंज करना पड़ा तो पढ़ना करिए भी, और पड़ेगा भी, और हो भी जाएगा। और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, ये खबर दे रहे हैं आप अगेन, आप जिसको इसको जिस तरह भी चला लें, अब ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आगे आने वाले वक्तों में जो वो एंटी स्टैब्लिशमेंट का दारा लगा के आने वाले रमजान की वो अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, गवर्नरशिप दे दो, वजारतें दे दो, उनको भी शौक पूरा करें, वो भी आवाज है। आप किसी भी पार्टी को समेत मुझे आपको ये इजाज़त नहीं होगी कि आप जान और माल से किसी की खेल सकें, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली खान साहब भी कन्फ्रंटेशन की सियासत की तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों पे अब उन्होंने तकिया किया, पहले भी गटर के कीड़े और सांप उनके साथ थे, लेकिन अब जिन पर उन्होंने तकिया किया है वो तो अंदर खाने ट्रिपल एजेंट का काम कर रहे हैं। वो दाई भी बात करे, बाई भी बात करे, कहीं झुके भी, ये जो PTI के अहम रहनुमा हैं जिनके ऊपर 9 मई का इल्जाम है, उनको भी पर सजाएं होंगी, उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। कर लेना, ऐसा ही होगा। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार होंगे। देखिए जी, एक तरफ वो वांटेड है, एक तरफ एक पुलिस प्रोटेक्शन दे रही होगी CM को, एक पुलिस लेने आएगी उनको वांटेड होने पे, उसके क्लैश में सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स और FC आगे खड़ी होगी, बदल के खून बहेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, करवाने वाला, करने वाला, देखने वाला अंधा तो नहीं हो सकता। क्यों कर रहे हैं सब कुछ, इसकी जरूरत क्या है? भाई आपको KPK मिल के चलाए उसको आप। अब जो भी बंदर बाढ़ थी 2018 में भी ऐसा हुआ था, 2024 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा हुआ, 2007 में भी ऐसा हुआ, 2002 में भी ऐसा हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। यही है आप सब कुछ, अब चलाया मुल्क को। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किरण साहब, आप खान साहब को बुला लें, आसान करके पूछती हूँ, PTI के जनरल सेक्रेटरी से लेकर वजीर आला तक सब गिरफ्तार होंगे, सबको सजाएं होंगी? जो 9 मई में मुलविस है उनमें अगर ये सारे हैं तो बिल्कुल है, और इसका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स को करना होगा। इन सबका ट्रायल भी आर्मी कोर्ट्स को ही करना है। कोई मामा चाया ताया ना बने, इसका ना बनने देंगे अब, वो ना बनना देना चाहिए। रियासत अगर क्वेश्चन में आ गई तो मुल्क टूट जाते हैं। तो रियासत किसी सवाल के तौर पे भी आप रियासत माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन माँ का कलेजा भी आप छंदी नहीं करते। फैसल साहब, मसला ये है ना कि फिर आप कहते हैं एक तरफ PTI को हम देख रहे हैं, आप उनका सिनेरियो बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा 1.5 से 2 साल चलेगा। तो फिर सवाल ये कि फिर हुकूमत कौन करेगा? देखिए जी, पहले तो फेज में आप इसको जदाई साहब की बदौलत उनको अल्लाह ने वसीला बनाया कि वो 1.5-2 साल तक ले जाएंगे इसको, फिर वो मुफाहमत अपनी करेंगे और खुद चार्ज ले लेंगे स्टेयरिंग का, पीपल्स पार्टी वो आ जाएगी, वो 10-12 महीने तो यानी वो होगा जिस पर भी MLN डरी हुई है। नहीं, मैं तो आपको वक्त से पहले अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। और स्मार्ट पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स का नाम पाकिस्तानी कौम नहीं है, पॉलिटिक्स का नाम पाकिस्तान में बेहाई बेशर्मी का नाम है, और इसमें ये काम है कि आपके बाप की जागीर है, बंदर बाढ़ करो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। यानी जो वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब के पास है वो बहुत जल्द पीपल्स पार्टी को मुंतकिल हो जाएगी। देखिए, बहुत जल्द तो नहीं हो सकता, बहुत जल्द 1.5 से 2 साल में। अगर आप उसको जल्दी कह रही था, 1.5 से 2 साल में। अच्छा, बहुत कोई तीर अल्लाह भी की तरफ से आसमान से कोई दुआ आ गई, कोई ऐसी चीज हो गई तो फिर आप 2.25 साल कर लेंगे। इसी बात का तो डर है PMLN को, इसीलिए तो वो चाह रहे हैं कि कैबिनेट का हिस्सा बन जाए। वो भी बन जाएगी। अभी IMF की निगोशिएशन हो रही है, जून में बजट की निगोशिएशन हो रही है, थोड़ी स्टेबलाइज होगी, लाहौर पंजाब में आ जाएगी, आगे आ जाएगी। पीपल्स पार्टी होगी कैबिनेट का हिस्सा पंजाब में तो मुझे नजर आई है। सही। अच्छा, गैलप सर्वे आया है, आपने देखा होगा, उसके मुताबिक तालीम याफ्ता जो अफराद हैं उन्होंने PTI को वोट दिया है, गैर तालीम याफ्ता अफराद हैं उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अमेजिंग सर्वे, और इससे पाकिस्तान की तकदीर और किस्मत का आप अंदाजा भी लगा सकती है। इस मुल्क में जान के इन सारे पॉलिटिशियन ने 35 साल में इंसान को जाहिल रखा है, पढ़ा लिखा दिया ही नहीं, सोच नहीं दी अच्छे बुरे की, तमीज़ नहीं बताई है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी बिरयानी की प्लेट मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, सिलाई मशीन मिल जाए,
वो आ जाए, थप्पी लगा दे, गले लगाए, दूर से हाथ झटक के फेंक दे फिर वोट लेने के बाद। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे वहाँ अभी तो बहुत वाइब्रेंट हो गया, आपकी वजह से हो गया है, व्हाट्सएप की वजह से हो गया है, फोन्स की वजह से हो गया, चीज़ें लोग एजुकेट हो रहे हैं। बट ऐसे सर्वेज हमने भी देखे हैं, बनवाए भी हैं और बने भी हैं, और ऐसे बहुत सारे सर्वे बनते भी हैं, बनाए जाते हैं इस मुल्क के अंदर। जहाँ पैसे से ज़मीर बिक जाता हो तो सर्वे क्या चीज़ है? तो ये बनाया हुआ सर्वे लग रहा है? नहीं, मैं तो आपको जनरल सारा कुछ बता दिया, आपको आप ज़्यादा समझदार है, मैं क्या बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा, मुझे बताइए, आरिफ अलवी साहब सदारत से सुबकदोश होकर क्या समझते हैं आप, हालात के भंवर में फंसेंगे या गोशा नशीनी इख्तियार कर लेंगे? देखिए, माशाल्लाह से उन्होंने अपना टेरर पूरा कर दिया। माशाल्लाह से उन्होंने कराची में अपना घर होते हुए एक सरकारी घर ले लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट को एलोकेशन की इजाज़त है मुल्क है, और उनका जो गरीब आदमी हो तो उसको समझ में आता है, गरीब प्रेसिडेंट था तो गरीब प्रेसिडेंट को घर दे दे। लेकिन क्योंकि सबको मज़े चाहिए होते जाने के बाद भी, उतरने के बाद भी, चाहे वो पेंशन की नज़र में हो, चाहे वो घर की नज़र में हो, चाहे वो बिजली के बिल की नज़र में हो, तो उनको मिलेगा। बहुत सारे उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, वेलकम करने के लिए खड़े हैं। वक्त हाल और वक्त ज़रूरत, वक्त टाइम वो केसेस खुल जाएगी, और अब उनका इम्यूनिटी नहीं है, एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सही। और तहरीके इंसाफ के बारे में क्या कहते हैं आप? तहरीके इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो मौजूदा सेटअप की नाकामी पर इन्हिसार करता है, या फिर हवाओं का रुख बदलने का इंतजार करेंगे वो? देखिए, चांद पे तो वो हुकूमत बना सकते हैं, पाकिस्तान में तो बना नहीं सकते। और नंबर एक। नंबर दो कि आज की तारीख में आप उससे पूछेंगे तो ना इंसानी ना कानूनी तौर पर मुझे शिकंजे से निकलते बारे, बल्कि और मजीद तकलीफ़ों में नज़र आ रही है। और जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मजीद खड्डे में और जा रहे हैं, ऐसे खड्डे में दलदल में जा रहे हैं जिसमें से क्रेन भी नहीं निकाल सकेगी। आई होप कि शायद उन्होंने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी थी, आज वो मेरे तवज्जो से बात आपके तवज्जो से सुन लें और इस हद तक ना जाएं जिसमें उन्होंने अपना, इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा नुकसान किया है, जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान किया, इदारों का बहुत बड़ा नुकसान किया और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया। खुदा रहा इस चीज़ से बच जाए। या अगर आप अचकज़ई के पास जा सकते, जिसको आप बल दुश्मन फौज दुश्मन कहते थे, अगर आप मौलाना साहब के पास जा सकते जिसको आप कहते थे काफिर कहना, मौलवी कहना काफिर कराने के बराबर है, तो फिर आपको इन्हीं गलाजत की पोटली के अंदर जाके सबसे बात करनी पड़ेगी, मुल्क के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ। और अच्छा, अपना सियासी रास्ता बनाना। ये जो आप बात कर रहे हैं तो मैं इस पे ये सोच रही हूँ कि क्या फिर अवामी रिएक्शन इस पर नहीं आएगा? सेकेंडली ये कि जो आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, 1.5-2 साल के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उनकी, तो बिलावल साहब का भी मुझे याद है उनकी तरफ से भी ये 2.5 साल वाला एक फार्मूला पेश किया गया था, लेकिन उस पर तो इनकार हो गया था। तो आप क्या देख रहे हैं, जो 1.5-2 साल के बाद अगर स्टीयरिंग जो है वो जरदारी साहब के हाथ में जाता है तो वो उस फ्रंट सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बिठाएंगे किसको? बिलावल साहब होंगे या कोई और होगा? मेरे ख्याल से तो उनके बेटे को होना चाहिए। मेरे को यहाँ तो पता है ना कि जो लीडरशिप होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, सबसे पहला हक उनका, उनकी औलाद का होता है और आने वाली औलाद का होता है। बाकी तो आपको पता है, अंकल डैडी 50-60 साल के लोग जो है पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं नौकरों की तरह, जैसे आप नून लीग में देख रहे हैं, काबिल लोग भी है लेकिन नौकरों की तरह। तो अभी तो पीपल्स पार्टी इस चीज पर इनकारी है 2.5 साल वाले फार्मूले पर। वो तो आपको लग रहा है कि अंदरूने खाना, देखिए जब हम आज से 20 दिन पहले एक दूसरे को गालियां देते हुए देख रहे थे, जोर शोर से गालियां दे रहे थे, पेट भी फाड़ रहे थे इलेक्शन से एग्जैक्टली एक दिन पहले तक। और हम अगर सियासी क़यामत हम ये देख सकते हैं कि मौलाना साहब का पीटीआई जा सकती है, अच्छा आपको नॉमिनेट कर सकती है, फिर तो मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है। सभी एक ही हम आपके अंदर सभी भरना हो चुके हैं, तो ठीक है भाई। अब ये कह सकते हैं कि ये कम चोर था, इसे 100 रुपये चुराए थे, 1000 चुराए थे, इसको मौका नहीं मिला था इसलिए 100 रुपये चुरा सका है। तो सारे सेनेट का चेयरमैन कौन, अनवारुल हक काकड़ साहब हो सकते हैं? देखिए, मुमकिनात में से तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और काकड़ साहब मेरे दोस्त भी है, कोलीग भी है। अगर उनको भी कुछ मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है, मतलब जहाँ सबको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से गिलानी साहब इज अ रनिंग हॉर्स, लेकिन यहाँ रनिंग हॉर्स अगले 30 सेकंड के अंदर डेड हॉर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला बन रहे? बनना चाहिए कि अगर उन्होंने सीएमशिप भी कर ली है, उन्होंने चेयरमैनशिप भी कर ली है और इंटीरियर मिनिस्टर भी बन जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं और वज़ीर पाकिस्तान भी, सदर पाकिस्तान भी बन जाते हैं और सीएम गवर्नर भी बन जाते हैं, तो क्या अगर ये मसला सॉल्व करता है, रोटी का कपड़े का गरीब के मसले हल कर देता है, तो कोई हर्ज नहीं। और मोहसिन नकवी साहब भी हमारे दोस्त हैं। जहाँ आप इतने लोगों को इतनी दफ़ा 35-40 साल से आजमा रहे और नवाज रहे, तो वो तो फिर मेरिट पे क्वालिफाई करता है। आपने कहा कि अगर सिस्टम के अंदर से कोई तब्दीली हुई तो शायद ये निज़ाम चल जाए, ये किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? सिस्टम के अंदर तब्दीली यही ना कि पीपल्स पार्टी के पास स्टीयरिंग आ जाएगा, इसी तरह ये निजाम चलेगा और निजाम बैठ जाएगा। और ये वो भी कोई 5 साल पूरे नहीं करेगा, 5 साल तो किसी सूरत में पीपल्स पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, सब मिल जाए, इमरान खान साहब इनके साथ बैठ जाए, इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाए, निजाम ही चल सकता है। मैं आपको बड़ी लॉजिकल बात बताता हूँ। आप पेपर पेन ले लें, आप मुझसे काबिल है,
आप मुझे बताएं 50,000 रुपये, बहुत हायर साइड में सैलरी बता रहा हूँ, वैसे 40,000 35,000 का ब्रैकेट है। एक बीवी, एक बच्चा और एक माँ, बाप भी मर गया, बहन भाई भी नहीं है, खानदान में दोस्त यार भी नहीं है, वो सिर्फ जी कैसे सकता है? छोड़ दे के वो स्कूल में क्या पढ़ेगा, वो बाहर क्या निकलेगा, वो जी कैसे सकता है? वो जी ही नहीं सकता। दूसरी चीज ये कि आप आते साथ 11 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर बढ़ना शुरू हो गया, 24 बिलियन कर्जे आप दे रहे हैं, IMF का प्लान है, टैक्सेस इंप्लीमेंट होंगे, सुई गैस बिजली महंगी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अनरेस्ट होगा मुल्क के अंदर। मुझे बताए आइंस्टाइन क्यों नाम दिया जाता है? बहुत स्मार्ट आदमी, और आइंस्टाइन का मतलब तजुर्बे करने वाला साइंटिस्ट का तजुर्बा फेल भी होता है, ये तजुर्बा गाय है हमारे मुल्क की। इतने ज्यादा हमने इसके टेस्ट किए, एक दफा और टेस्ट कर ले, लेकिन ये फाइनल टेस्ट है। इस टेस्ट के बाद ये मुझे पता है कि आइंस्टाइन फिर किताबों में पढ़ा जाएगा, हम बैक पेज पे कवर करेंगे, एक दफा कोई आइंस्टाइन आया था और उसकी पूरी आने वाली। आज आप आगाज से डरा रहे हैं, आपने जो शुरू किया, जब से आप डराते डराते जो है ना वो आइंस्टाइन के फेल तजर्बे पे भी आप बात करें। मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की, मुलाकातों की बात कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की कंडीशंस तहरीक इंसाफ की सोच से मुताबिकत नहीं रखती। आप क्योंकि इन मामलों पर काफी गहरी नजर रखते हैं, क्या वाकई कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई बातचीत, कोई ऑफर्स हो रही हैं? देखिए, कोई 000, ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना कोई मुलाकात है, ना कोई मैसेज है। तो परसेप्शन बनाया जा रहा है, इंतजार हो रहा है, खिड़की से बाहर सब देख रहे, लेकिन बोली लगाने वाला कोई नहीं है। बोली तो आज अगर सस्ते में भी लग जाएगी तो मान ली जाएगी, लेकिन लगाने वाला ही नहीं कोई बोली, और जरूरत ही नहीं किसी को बोली लगाने की। तो ये ख्वाहिशात हो सकती है, उस ख्वाहिशात पे तो आप किसी की परसेप्शन बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश की है, परसेप्शन धुल जाएगा। सही। आखिर में फैसल साहब, मैं ब्रेक लेने वाली थी, बस मुझे याद आ गया, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से लास्ट टाइम आप प्रोग्राम में कुछ फाइलों की बात करके गए थे, टर्की की फाइल्स की बात करके गए। फाइल आपने लगा दी। अच्छा, चलिए ठीक है। आप वो बात करके गए थे, अभी वो प्लान कर रहे हैं कुछ ईद के बाद या गालिबन रमजान में वो कोई एहतजाज वगैरह, लॉन्ग मार्च की, और वो शायद धरने में तब्दील हो सकता है। देखिए किरण साहबा, देखिए, एक तो पाकिस्तान अब अमल नहीं हो सकता ये रोज अनरेस्ट के ऊपर, और कीमत लगवाई जा रही है। मेरे ख्याल से जहाँ इतनी बंदर बांट हो रही है, इतना दबा के सबको सब दिया जा रहा है, तो दे दे उनको भी। गवर्नर मांग रहे हैं, वजारतें मांग रहे हैं, कोई और पैसे कमा लेंगे, टर्की की जगह कहीं इंडोनेशिया चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, करने थे। इस मुल्क के अंदर तो सब एक देग है, उस देग में सब खा रहे, भर भर के खा रहे। आप मुझे बताया, मेजॉरिटी सियासतदान को आप यहाँ बुलाए अपने शो पे, उनसे पूछे जी आप क्या करते थे? कुछ नहीं। मिल जाएगा मौलाना साहब को कुछ ना कुछ। आप क्या करते थे? कुछ नहीं। आपका बाप क्या करता था? कुछ नहीं। आप क्या कहते हैं? इतारे पति कैसे हो गए? हम सियासत करते हैं, हमें सियासत होते हुए भी नहीं पता काम क्या हमारा, ये पान में खोखा ही लगा ले बताने के लिए कि भाई इस खोखे से बराबर मैं कमाता हूँ, नहीं, हमारे पास काम कोई नहीं, हम सियासतदान है। इसी तरीके से कीमत लगा रहे, वो कीमत असूलत ये गवर्नमेंट दे देगी, और अगर नहीं देगी और कन्फेडरेशन की तरफ गए और 9 मई के 001% उस रेडियस की तरफ गए, तो दमादम मस्त कलंदर होगा, तुन के होगा, और एक दफ़ा होगा होना चाहिए। और बहुत आज जो रियासत काम कर रही है उसको बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, जब ये सियासतदानों ने कीचड़ उछालना शुरू किया था, उसी और ठप्पा बिठाए थे, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल वाडे साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। इस वक्त बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब सीनियर सियासतदान हैं, और उन सियासतदानों में इनका शुमार होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बड़ा गहरा ताल्लुक था, लेकिन आजकल तनकीद करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। सर, नून लीग ने सेनेटर बनाया आपको, उसी के टिकट पर आप रुकने असम्बली भी मुंतखब हुए। इस बार आपने न सिर्फ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, बल्कि नून लीग के खिलाफ लड़ा, और जीत PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गया वहाँ पे। क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं छोड़ी नहीं है, मैं सिर्फ ये कहा कि मैं बातें करता हूँ कि पार्टी के अंदर से सलाह हो, और एक आवाज़ उठाएं। और ये आवाज़ में भी इलेक्शन के वजह से नहीं उठा रहा है, इलेक्शन के बाद नहीं, मैं जब से PDM की हुकूमत बनी है, और आप सारे जानते हैं कि मैंने उस वक्त से प्रोग्राम नहीं किया, और अगर मैं किसी बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम में आया तो मैं एग्जैक्टली यही बातें आज करूँगा जो मैं उस वक्त भी करता था। और मैं कहता था कि ये ठीक नहीं है, इस तरह अगर हम आगे जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होगी, और मेरी बातें ठीक साबित रही। अभी इलेक्शन लड़ा, ये बहुत बड़ी एक सुनामी था इमरान खान साहब की, उनकी जमात की। ऐसे नौजवान निकले जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे थे कैंपेन में, लेकिन इलेक्शन वाले डे में उन्होंने आके वोट किया। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने वोट किया, और मैंने समझा कि जिस तरह इस तरह पाकिस्तान का नौजवान इस तरह निकला है, और बड़ी मुझे इस बात पे एक बहुत इनकरेजमेंट ये ज़रूर हुई है कि नौजवान ने पुरअमन तरीके से आया है, उसने आके वोट कर हक इस्तेमाल किया है। ये हो सकता है कि वो PDM की हुकूमत की नफरत में किया हो, ये हो सकता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से खफा हो,
ये हो सकता है कि वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में उसने किया है, लेकिन बड़ी तादाद में पाकिस्तान की आवाम निकली और ये बड़े मुश्किल हालात थे उनके लिए इलेक्शन लड़ना। जब जमात ना हो, जब आपके पास निशान ना तो हो। फिर भी नहीं बना सके सर। जी ठीक है, हुकूमत अब जानती है कि यहाँ हुकूमतें सिर्फ मैंडेट से नहीं मिलती, और हुकूमत मैं नहीं कहता कि आपने तो पूछा कि इलेक्शन में, तो वो तो उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा। हुकूमत जाहिर है जिनके पास ज़्यादा मैंडेज जीत गए हैं उन्होंने ही बनानी थी। कैसे मिली शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत? आप खुद कह रहे हैं कि वो इलेक्शन जिसने जीता है, तो जो जीता है वही हुकूमत बनाता है। नहीं, आपने कहा ना कि हुकूमत ऐसे नहीं बनती, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ नहीं, पाकिस्तान की बात, शहबाज शरीफ साहब को कैसे मिली? पाकिस्तान के किसी भी हुकूमतें होती हैं, जिस तरह अदम एतमाद हुआ था, उसके बाद PDM की हुकूमत बनी थी, उसके बाद केयर टेक और हुकूमत बनाई गई है, उसके बाद ये हुकूमत बनी है, तो ये एक तसलसल है चीज़ों का, उसी तसलसल के साथ चीज़ें आ रही हैं। 2018 वाला तसलसल कह रहे हैं आप? 2018 वाला तसलसल एग्जैक्टली। और 2018 वाले इलेक्शन भी, हाँ इसमें ज़रा कुछ ज़्यादा सवाल उठ गए। इस वक्त कुछ जमातें फिर भी गुजारा कर रही थी और कुछ बहुत ज़्यादा शिकायत कर रही थी। ये इलेक्शन है जिसमें कोई एक जमात भी नहीं है जो कह रही हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। जो हुकूमत बनाने जा रही है वो भी नहीं कह रही है, और जो बाहर रह गई है वो तो आपको पता है। और बड़े सीरियस इस इलेक्शन में नून लीग को, आपकी जमात को कई बड़े धचके लगे हैं। नवाज शरीफ साहब ने आपके हज़ारा से इलेक्शन लड़ा, हार गए। जो उनके करीबी समझे जाते थे वो सारे के सारे असेंबली नहीं पहुंचे, जबकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब खुद भी असेंबली पहुंचे और उनके करीबी समझे जाने वाले सारे के सारे असेंबली पहुंचे। ये क्या हुआ है? देखिए, मैं तो ऐसी, ये लोग बात कर रहे हैं, मैं तो किसी ऐसी चीज़ से वाकिफ नहीं हूँ। ये ज़रूर है कि, और हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो मार्केट में होती हैं। कंस्पिरेसीज थ्योरीज पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा सेल होती हैं कि दुनिया के शायद ही किसी और मुल्क में सेल होती है। तो मुझे इस बात का तो मुझे वाकफियत नहीं है कि वाकई ये कोई डिज़ाइन था या वैसे ऐसा हो गया। लेकिन इलेक्शन में बहरहाल हमारी जमात को बहुत बड़ा नुकसान है, और उस नुकसान की कई बड़ी वजह थी। एक वजह ये थी कि हमने अपने नरे पर नहीं खड़े रहे। हमने जो कहा था कि हम किसी के सारे पे हुकूमत नहीं बनाएंगे, हमने कहा सिविल सुपरमेसी की हम बात कर रहे थे, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रहे थे, वोट की इज्जत तो क्यों कह रहे थे, खलाई मखलूक की बातें कर रहे थे। वो जब सारी बातें आप छोड़ दें, अपना नजरिया भी छोड़ दें, अपना नैरेटिव भी छोड़ दें, अपना नारा भी छोड़ दें, और सिर्फ ये कहें कि हमने हुकूमत ले लेनी है, तो फिर मुझे उस वक्त भी लग रहा था कि ये बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह मैं आज कह रहा हूँ, जो आज हुकूमत लेंगे, मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा वजन है कि उसके नीचे दब जाएंगे। सर, नवाज शरीफ साहब से वजारत उज़्मा का वादा हुआ था? मुझे पता नहीं है, और न मैं ऐसे किसी उसका हिस्सा हूँ। ये बेहतर है कि कोई ऐसा आदमी से पूछे जो उस मीटिंग में मौजूद हुआ, मुझे पता नहीं। सर, शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का मनसब संभाल चुके हैं, उनके बारे में एक आम तासुर है, एक आम राय है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इनफैक्ट वो खुद ये कहते हैं कि मैं हमेशा से 30 साल से मैं आँख का तारा रहा हूँ। तो सर, हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी भी है, आपको लगता है कि वो 5 साल अपने पूरे कर लेंगे? देखिए जी, मुझे इस मैंडेट के साथ, इन हालात के साथ, इन एतहादियों के साथ, मुझे नहीं लग रहा कि ये हुकूमत बहुत अरसा निकाल सके। अच्छा जी, बड़े देखिए ना, चैलेंज बड़े। सारी दुनिया में इलेक्शन आप इसलिए करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनकाद में एक हुकूमत है जिसको अवाम का मैंडेट हासिल हो, उस जमात को अवाम का मैंडेट हासिल हो, वो आकर अनपॉपुलर या पॉपुलर फैसले करे, लेकिन उनको पता होता है कि पीछे हमारे साथ अवाम खड़ी है। ये जो इलेक्शन है, ये इतने कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है कि जीते हुए छुप रहे हैं और हारे हुए आज सड़कों पे खड़े हैं, और वोटर खड़ा है। वोटर कह रहा है कि हमारा मैंडेट जो है वो ये नहीं है जो जिन लोगों को हमने इंतखाब किया। कितना अरसा लगता है आपको शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा का मनसब संभाले रहेंगे? मैं अरसा नहीं कह सकता, ये टाइम लाइन तो वाडा साहब से आप पूछें, अगर वो आपके प्रोग्राम में आए तो वो दे सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी ने एक बेहतर बारगेन कर ली है। ठीक सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मुझे आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन बारगेन। ब्रेक लीजिए, अब्बासी साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सीनियर सियासतदान जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ज़रा पंजाब की बात करते हैं। वहाँ पर मरीम नवाज साहिबा ने वजारत आला का मनसब संभाल लिया और वो फर्स्ट डे से ही बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, एक्टिव हमें नज़र आती हैं। आपको लगता है कि वो डिलीवर कर पाएंगी पंजाब में, जिसको नून लीग का गढ़ समझा जाता है, जहाँ PTI ने उस्मान बुज़दार की सूरत में एक बड़ा डेंट लगाया है, उस डेंट को पूरा कर पाएंगी, ख़त्म कर पाएंगी? देखिए, हम सबकी ख्वाहिश तो ये है कि ये हुकूमतें अपनी पूरी करें अपनी मुद्दत। हमारी ख्वाहिश भी है कि ये डिलीवर कर सकें। हम सब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल है इस वक्त, और पाकिस्तान का आदमी इस वक्त इतना पिसा हुआ है, महंगाई के हाथों, निज़ाम के हाथों, अस्पतालों की आदत आप देख लें, कचहरीज की देख लें, बाकी निज़ाम देख लें, सारा दरम बरम है। तो इस सूरत में अगर कोई कर सके, लेकिन एक बात याद रखें कि हुकूमत का पैटर्न आपको ये नज़र आना चाहिए। जब पैटर्न ये नज़र आना चाहिए कि वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो सुबह दौरे करना शुरू कर दे। वो कहे मैं सड़कें चेक करूंगा, मैं स्कूल चेक करूंगा, मैं जाकर AC के ऑफिस चेक करूंगा। ये काम नहीं है हमारा। ये काम जब भी आप करेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने फोकस काम से हट जाएंगे। ये देखिए, अगर कोई IG कल कहे कि मैं जाकर SHO के दफ्तर बैठ जाऊँ और मैं उसके दफ्तर देखूँ, ये कर सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर कोई चीफ सेक्रेटरी कहे कि मैं AC के ऑफिस जाके बैठूंगा, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, उनको मेहरबानी करके अपने ऑफिस में बैठने, ये आसान काम होता है, इसमें बड़ी पॉपुलरिटी मिलती है। लोग कहते हैं वाह वाह आज भी बड़ा दौरा हुआ है। इन दौरों के नताइज नहीं निकलते। उस वक्त उस दिन के लिए एक न्यूज़ जरूर बन जाता है, और वो जो असल काम आप कर रहे होते हैं उससे आपकी तवज्जो हट जाती है। लेकिन अगर कोई इंसिडेंट हो गया, आप चले जाते हैं, सारी पुलिस पीछे हट जाती है, और सारी पुलिस का जो काम था, असल काम होता था जो वो कर सकते थे, वो हट जाता है। फिर अगर किसी बच्ची का या किसी बच्चे का केस है, आप 100 कैमरों के साथ बैठेंगे तो वो मैसेज बड़ा गलत जाता है। वो जब देखती है तो सारी दुनिया उसको देखती है, तो वो मैसेज भी बड़ा गलत जाता है। इससे भी बढ़ मेरी नज़र में कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में विजिट करने के लिए चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है वो सही लोगों को। हमने सारा ज़माना यही काम किया है, हम डिस्ट्रिक्ट में रहे, हम कहते थे कि ये विजिट आ रहा है, फलां ऐसे लोगों को बिठाएं जो उनकी मर्जी की बात करें। सरप्राइज विजिट करूंगी। ये सरप्राइज विजिट इस तरह होते ही नहीं है। कोई चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में हेली में जाते हैं, जहाज़ों में जाते हैं, पूरी फौज पूरी खड़ी होती है मिनिस्टर्स की, आपको रिसीव किया जाता है, 50+ गाड़ियां जाती हैं। वो हजरत उमर फारूक के जमाने को लोग कह रहे हैं, वो खलीफा वक्त जब जाते थे तो बेस बदलते थे, दूसरे आदमी को नहीं पता चलता था, जिसको विजिट करके आते थे उसको भी नहीं पता चलता था कि विजिट क्या है। इससे पहले जो जितने भी विजिट्स हुए हैं, मियाँ साहब ने किए, बड़े मियाँ साहब ने, छोटे मियाँ साहब ने, जितने भी विजिट्स है वो सारे के सारे प्लान्ड हुआ करते थे। इसके बगैर विजिट हो ही नहीं सकता, और ये विजिट का कोई नतीजा नहीं निकलता। इसका सिर्फ एक नतीजा निकलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है उसकी काम में आप रुकावट डाल देते। मैं या कोई चीज है वो कहाँ रोड में जाके देखे, हमें क्या समझ है कि रोड ठीक बना हुआ कि नहीं बना? हमें क्या पता है कि जो क्लास में जो पढ़ाई हो रही है ठीक, वो तो जो टीचर वो बिठा देंगे। ये DC का काम है विजिट करना, ये SP लेवल के काम है विजिट करना। हाँ, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का काम बड़े काम है कि वो अपनी मिनिस्ट्रीज को ठीक करें, वो अपनी टास्क फोर्स बनाएं, वो अपने महकमों के ऊपर चेक रखें, वो पार्लियामान के अंदर जाएं, असेंबलियों में जाके कहें हम आपके सवालों का जवाब देंगे। वो एक ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे बेहतरी आ सके। बस सब नून लीग को अंदाजा तो हो गया था सर कि हुकूमत उनको मिलने वाली है, और उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे थे, और फिर फाइनली हुकूमत उनको मिल भी गई। अब वो कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं सामने, वो नाम देख के नजर आता है कि उनका तो दूर दूर तक PMLN के साथ कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी क्या वजह है सर? अच्छा, हम कैबिनेट बनाने जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि हमें पहले से बताया गया कि कैबिनेट भी ये होगी। अच्छा, कि आपका क्या ख्याल है कि ये इतने दिन हो गए, ये नए नए नाम आ रहे हैं, ये आपके लिए भी सरप्राइज है कि नहीं है? कोई जी अभी सेनेटर बनेगा तो वो वजीर दाखिला होगा, अभी कोई सेनेटर बनेगा तो वो चेयरमैन सेनेट होगा, ये फलां मिनिस्ट्री फलां आदमी के पास होगी, ये सेक्रेटरी फलां रहेगा। इस वक्त सियासी लोगों के लिए और हुकूमत बनाने के लिए जो स्पेस था वो काफ़ी श्रिंक है, बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि ये जो ओहदे दिए जा रहे हैं, और फिर लीडरों ने ओहदे खुद भी ऐसे ही बांटे। देखना कैसा वो 4-6 लोग बैठे, एक जमात के 2-3-4 लोग एक जमात के बैठे, उन्होंने ओहदे बांट दिए। उन्होंने कहा नहीं जी हम प्रेसिडेंट बन जाए, ये चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये बन जाए चेयरमैन सेनेट बन जाए, ये नेशनल असेंबली का स्पीकर बन जाए। ये जब बंदर बांट आप इस तरह बैठ के करेंगे, ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। और जिन लोगों ने वोट देना है पार्लियामेंटेरियन ने, फेस सेविंग के लिए उनको भी किसी ने नहीं बुला लिया चाय पे कि हम इनसे पूछ भी लेंगे, वोट आपने देना है। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक नई जमात के हवाले से खबरें हैं
कि वो शायद कोई नई जमात बनाने जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी उनके साथ होंगे, तो क्या ऐन मुमकिन है कि आप और मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी उनकी जमात का हिस्सा हों और इस हवाले से आपसे राब्ते हो रहे हैं? देखिए, शाहिद खान साहब एक बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया एज ए प्राइम मिनिस्टर भी, एज ए मिनिस्टर भी, बहुत सारी पाकिस्तान में उनकी एक बड़ी रेपुटेशन है। मुझे ये नहीं पता कि वो जमात बनाने जा रहे हैं, मुझे आप न्यूज़ दे रही हैं और कुछ में पहले 1-2 प्रोग्राम में गया तो उन्होंने बताया था। मेरी ईद के बाद यार सारी काफ़ी इलेक्शन के बाद उनसे अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, और अगर उन्होंने कोई मीटिंग हुई तो उसके बाद मैं पूछूंगा उनसे, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। मेरे नॉलेज में अभी ऐसी अगर वो बनाते हैं जमात, आप हिस्सा होंगे, उनके साथ होंगे? नहीं, मैं अभी कुछ स्टेज पे मैं अभी कुछ नहीं, मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि वो बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे, मुझे नहीं पता कि क्या तरीकाकार होगा, अभी कोई ऐसी बात डिस्कस नहीं हुई। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ, एक बड़ा नाम था, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया है, उनकी बड़ी रेपुटेशन है पाकिस्तान में, उन्होंने वो मुमकिनात में से हो सकता है कि आप साथ हो उनके। देखें, हम हर अच्छी चीज का साथ देने के लिए तैयार हैं, जहां जमहूरी अमल हो जी, जहां लोग आइन की बात करें, जो लेकिन वो कोई ये बात करे कि एस्टेब्लिशमेंट का मैं हाथ पकड़ के इक़्तिदार तक पहुंचूंगा, वो कोई जमात भी बनेगी ना, मेरी नजर में वो चलने वाली है, ना मैं उसका साथी बन सकता। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, आज ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फारूक सत्तार साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, एमक्यूएम का दावा है कि जरदारी साहब को गैर मशरूत वोट दिया है, लेकिन क्या ये वही एमक्यूएम है जो कराची में तमाम तर तबाही की जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करार देती है? मेरे ख्याल में जो भी बात हमने पीपल्स पार्टी के हवाले से की ना, उसको मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी थी 15 सालों की, और उसमें जिस तरह सिर्फ शहरी सिंध ही नहीं, दही सिंध भी नज़रअंदाज हुआ। अगर कराची में K4 नहीं हुआ, पानी का एक कतरा इजाफिया में नहीं मिला, और सर्कुलर ट्रेन से लेकर दीगर जो मंसूबे हैं वो भी रद्दी की टोकरी में पड़े रहे, तो उस बात से पीछे हटके तो हमने इस बार जो हमें मौका मिला, उन्होंने वोट मांगा, हमने हिसाब मांगा, जो 15 साल का था हमने भी सवाल किया। और चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी से मेरा इंटरेक्शन तो पहली मर्तबा हुआ ना, और जवाब तो आपको कुछ नहीं मिला, फिर भी आपने उन्हें वोट दे दिया ना। देखें, हमने इसीलिए कहा ना कि हम सिर्फ आखिरी मर्तबा ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद तो जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो 4 बड़ी जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI भी और MQM, इनकी चारों की जो लीडरशिप है ना, उसका जो एजिंग प्रोसेस है ना, तो उसको गौर करें ना, और इस वक्त मुल्क जहाँ खड़ा है, अब इसके बाद किसी के पास कोई मौका और चांस है नहीं। मतलब मैं आपको ये बात वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा, अगर आंखें खोलनी है, सियासी इस्तेकाम के लिए काम करना है। फारूक भाई, आपने जिन्हें गैर मशरूत वोट दिया है सर, वो तो अपनी तमाम शराइत पर गए हैं, और आपकी 22 सीटें होते हुए भी आप बड़ी कमजोर सिचुएशन पर हैं। कोई एक मुतालबा नहीं माना गया आपका सर? देखें, मुतालबा अगर हम रखते, शराइत रखते और उसको मनवा कर हम इनको वोट दे देते, तो माजी में तो उन्होंने हमारी सारी शराइत मुतालबे मानकर वोट लिए, तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना। तो फिर हम ऐसी शराइत और मुतालबे रखे क्यों? हम तो सिर्फ उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से आगाह कर रहे हैं, और 3 चीजों पे बात कर रहे हैं किसी से भी। अच्छा, एक है आईनी तरमीमी बिल के, भाई देखें, आज नहीं तो कल नवाब शाह का और लाड़काना का भी मेयर आपके सामने खड़ा होगा, आज नहीं तो कल उसे भी इख्तियार देना होगा, वसाइल देने होंगे, और वो खड्डे खोदने के लिए, घास काटने के लिए नहीं इलेक्ट हुआ, वो भी अवाम के वोट लेकर आया। और पूरी दुनिया महज़िब जमहूरी माशरों में मकामी और शहरी हुकूमतें ही तरक्की का इंजन बनती है, और किसी भी मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करके वो मुल्क तरक्की करता आगे जाता है। तो हुकूमत कन्विंस्ड है कि उन्होंने जो इख्तियारात दिए हैं वो बहुत हैं। अच्छा फारूक भाई, आपने मेरे प्रोग्राम में देखा, जब मैंने बात की बिलावल भुट्टो साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमने तो इख्तियारात दिए, मैंने कहा आपको मिसगाइड किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसने कहा फिर तो मैं आपके साथ बैठूंगा, मुझे बताएं, अपना आईनी तरमीम बिल की कॉपी दें मुझे। हमने उनको मुसवदा भेजा, उनके साथ हमारी मीटिंग्स तय हैं, हमें उनके साथ बैठ के उन्हें समझाना है। देखिए, मेरा काम पॉलिटिक्स करना है। जो बात पूरी दुनिया में जो सियासी जमहूरी निज़ाम,
जिस तरह चल रहे हैं, अगर हम अनोखे बन के हम कोई मरीख पे या चांद पे बैठ के जमहूरियत चलाएंगे तो नहीं चलेगी। अच्छा फारूक भाई, आपने मेरे प्रोग्राम में बताया था कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई थी, फिर आपने कहा था कि इस पर एक्शन भी होगा, और फिर वो एक्शन हमने इस सूरत में देखा कि राब्ता कमेटी तहलील हो गई। अब नए अरकान का चुनाव कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि उसका राब्ता लंदन से नहीं है? क्या कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह भी ली जाएगी, क्या होगा? मेरे ख्याल में जब राब्ता कमेटी में इससे पहले भी अरकान जो है उनका इजाफा होता रहा है, तो कभी कहीं किसी से कोई ना क्लियरेंस ली जाती है, ना किसी से पूछ कर लिया जाता है। राब्ता कमेटी का अपना फैसला होता है। ये भी देखें एन वक्त पे जब ये बात हुई थी, और ये कि भाई राब्ता कमेटी की अमलदारी होनी चाहिए। राब्ता कमेटी एक मरकजी फोरम है, और अगर पार्टी में कहीं नीचे और हर सतह पर अगर बिगाड़ और खराबी, तो उसको दूर करने के लिए हाँ, गेहूं के साथ घन अगर पेश जाता है, और अगर ये अमल हम नहीं करेंगे तो हम सब 86 रुकनी राब्ता कमेटी, हमारी क्या हैसियत है लोगों को? अगर हमारी वीडियो लीक और उसके ऊपर ऑडियो अंदर से किसी ने रिकॉर्ड करके उसके डॉक्टर साहब, पिछली राब्ता कमेटी में 2 बड़े नाम थे MQM के, आमिर खान साहब, वसीम अख्तर साहब, वो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। वो होंगे नई राब्ता कमेटी में? अभी तो मैं एक आदमी के लिए भी नहीं कह सकता कि कौन होगा कौन नहीं होगा। आप खुद होंगे? ये तो लेकिन देखें ये तो हमने आपस में जो पॉलिसी, एक फोरम था, राब्ता कमेटी ने मैंडेट दिया था इंतखाबात के लिए, उसके बाद के लिए भी हुकूमत साजी के लिए और आगे मामला, तो उसमें कन्वीनर खालिद मकबूल, सीनियर डिप्टी कमिश्नर मुस्तफा कमाल, सीनियर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फारूक सत्तार, और उसके साथ साथ कामरान टिसूरी भी थे, जो कि राब्ता कमेटी में। अच्छा, ऐसे जवाब दे दें, जो लोग इस वक्त पार्टी में एक्टिव नहीं है वो होंगे राब्ता कमेटी का हिस्सा? देखिए, मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कौन होगा कौन नहीं होगा। हमारे पास वक्त है, ये कुछ अरसे के लिए ये एडहॉक मरकजी कमेटी बनी है, और सुने आगे राब्ता कमेटी ही इसका नाम होगा, या ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिस तरह बाकी सारी जमातों में एक सिलसिला होता है और वहाँ एक सदर होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, या एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी जनरल होता है। हम बहुत सारी बातों को गौर कर देखें ना, मैंने तो कहा था ना कि ये रिफॉर्म रीब्रांडेड MKM है, और यानी राब्ता कमेटी का निजाम भी तब्दील हो सकता है, जिस तरह से आप उसका सारा मैकेनिज्म बता रहे हैं। तब्दील हो सकता है, उसकी हैयत नौयत तब्दील हो सकती है, उसकी जो डाइवर्सिटी है जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, जिसका जो तजुर्बा, प्रेजेंटेबिलिटी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के लिए, उसकी कनेक्टिविटी, सारी चीजें मैटर करती है ना। देखिए ना। अच्छा फारूक भाई, ये बताएं, ये गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब वो मुस्ताफी हो रहे हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है, और उनकी जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर आएगा पंजाब में। सिंध में क्या होने वाला है सर? क्या कामरान टिसूरी साहब मुस्ताफी होने जा रहे हैं? वहां भी कोई और जिम्मेदारी संभालेगा? देखिए, ये एक्चुअली एक सह फरीकी माहिदा है ना, PMLN का। एक तरफ पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने कुछ बातें तय की हैं, और दूसरी तरफ MKM को भी वो हर हाल में अपना फितरी इत्तेहादी बार बार कह के साथ लेके चलना चाहते हैं ना। अब ये फाइन एक बैलेंस उनको कायम रखना है ना, कि अगर पीपल्स पार्टियों के दरमियान तय कि सिंध का गवर्नर PMLN का ही होगा, तो हम एज्यूम करते हैं, उन्होंने अब तक हमसे नहीं कहा कि भाई हमें अपना गवर्नर लगाना, आप इनको हम हटा रहे हैं, तो ऐसी बात ही नहीं हुई। तो मैं इस पर कोई देखिए, MKM का ही गवर्नर होना चाहिए, चाहे वो PMLN का उसे कोटा तस्वर कर लिया जाए विज़ावी पीपल्स पार्टी, लेकिन है MKM का गवर्नर होना चाहिए। और अगर MKM का गवर्नर है तो कामरान टिसूरी भाई से बेहतर कोई गवर्नर नहीं है, तो बात यहाँ खत्म हो जाती। इससे आगे बात करना, वो सारे खदशे, अंदेशे, कयास आ रही, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कामरान भाई ही गवर्नर होंगे और आएंगे इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सत्तार प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, और कामरान टिसूरी साहब के हवाले से कह रहे हैं आपके गवर्नर वही होंगे। इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है सिंध में। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरत वाला, अजर सवाब वाला, गुनाहों से छुटकारे वाला, दोज़ख की आग से बख्शिश वाला, गमख्वारी वाला, रिस्क की फरावानी वाला, बुराई से बचाने वाला, नेकियां कमाने वाला महीना माह रमज़ान अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ हम पर साया फगन होने जा रहा है। रमज़ान वो महीना जिसमें नफल का सवाब फ़र्ज़ और फ़र्ज़ का अजर 70 गुना कर दिया जाता है। रमज़ान वो महीना जो अगले और पिछले तमाम महीनों से बेहतर है। वो महीना जिसमें रोज़ेदार का सांस लेना तस्बीह और सोना इबादत है। वो महीना जिसमें आमाल मकबूल और दुआएं मुस्तजाब हैं। वो महीना जिसकी सिरात शब क़दर की फ़जीलत इतनी है कि इसको 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। वो महीना जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो महीना जिसमें जहन्नुम के दरवाज़ों को ताले लगा दिए जाते हैं। वो महीना जिसमें शैतान को पाया जंजीर कर दिया जाता है। वो महीना जिसमें कुरान पाक को नाजिल फरमाया गया।
अल्लाह रब्बुल जलाल सूरह बकरा में फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक को उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। इसमें हक़ व बातिल में इम्तियाज करने वाली वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाले तो रोज़े ज़रूर रखे। इस माह मुबारक की बरकत और फजीलत का अंदाज़ा इस हदीस नबवी से लगाया जा सकता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। रोज़ेदार के लिए अल्लाह रब्बुल जलाल की जानिब से इनाम का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि रसूल खुदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। एक दिन बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा, मसाजिद में रश बढ़ जाएगा, घरों में खुसूसी इबादात का एहतमाम हुआ करेगा। 30 रोज़ में कुरान पाक ख़त्म करने की एक रेस लगी हुई होगी, लेकिन बाज़ारों में वही चलेगा। रमज़ान को अजर व सवाब वाले महीने की जगह सीज़न समझा जाएगा, दाम बढ़ाए जाएंगे, मयार गिराया जाएगा, झूठ बोला जाएगा, गलत कस्में उठाई जाएंगी, कम तोल कर पूरा दिखाया जाएगा, मिलावट की जाएगी, जालिम जुल्म से बाज नहीं आएगा, गरीब का हक़ मारा जाएगा, घपले किए जाएंगे, हेरा फेरी करके किसी का हक़ छीना जाएगा। इफ्तार से पहले घर पहुंचने के लिए सड़कों पर एक जंग शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ा जाएगा, छोटी बातों पर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी खुसूसी ईदी मुहिम चलाई जाएगी, आवाम को तंग करके रकम निकलवाई जाएगी, और ये सब करके हम समझेंगे कि हमारे रोज़े कबूल हो जाएंगे, इन रोज़ों से हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। रमज़ान को कल्चर ना समझें, सीज़न ना, इसकी रूह को तो पकड़ें, ज़ाहिर व बातिन की पाकी का सबब तो बनाएं। आप सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, किसके लिए, किसके हुक्म पर खाने से दूर होते हैं? क्या ये सिर्फ एक्सरसाइज है या अल्लाह के हुक्म की इताअत है? अगर ये इताअत इलाही है तो फिर झूठ बोलकर इताअत शैतान क्यों करते हैं? दाम बढ़ाकर खुदा को नाराज़ क्यों करते हैं? गुस्सा करके एक दूसरे को मार पीट कर मालिको मुख्तार को खफा क्यों करते हैं? जिसके हुक्म पर रोज़ा रखते हैं उसके बाकी अहकामात पर भी अमल करें, ख़ासकर जिससे उसकी मखलूक को तकलीफ़ ना हो। मुझसे पूछें तो रोज़ा अपनी नफ़ी का नाम है, अपनी ज़रूरत को ताकत रखते हुए भी अल्लाह के आगे सरेंडर करने का नाम है, अपनी चाहत को खुदा के खातिर छोड़ने का नाम है। यानी रमज़ान का हर अमल हमें बता रहा है कि हमारे वजूद पर, हमारी ख्वाहिशात पर, हमारे पैसे पर, हमारी ताकत पर, हमारे ओहदे पर अगर किसी का हक़ है तो वो सिर्फ ज़ात खुदा है, और यही फ़लसफ़ा ला इलाहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।